हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको बिजनेस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किए हैं, इन प्रिंसिपल्स का क्या रोल रहता है एक बिजनेस एंटिटी के अंदर और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। आज पूरा हम इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं हेनरी फ्यूल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हेनरी फ्यूल कौन थे और किस तरीके से उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड किए। सो गाइज, हेनरी फ्यूल जो हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने हमें जो मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस एंटिटीज़ को अच्छी एफिशिएंसी के साथ रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो हेनरी फ्यूल ने प्रोवाइड किए हैं, जिसको यूज़ करके हम अपने बिजनेस एंटिटी को अच्छा कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को एफिशिएंटली स्मूथली रन कर सकते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। सो फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क किस चीज़ की बात करती है? The work should be divided into or segregate into different people। जो वर्क है, काम है, उसको अलग अलग लोगों के अंदर डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके, एक्यूरेसी के साथ अपना काम कर सके और प्रोडक्टिविटी अच्छी आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए एक बैंक है। एक बैंक के अंदर वन पर्सन इज़ डूइंग ऑल द टास्क। जितने भी टास्क है सिर्फ एक ही पर्सन उसको चला रहा है। बैंक के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना, लोन्स देना, कैश काउंटर के ऊपर हैंडलिंग करना। वो सारे काम अगर एक ही पर्सन करेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि वो बैंक की वर्किंग स्मूथली हो सकती है? द आंसर इज़ नो। अगर काम जो है वो डिफरेंट लोगों के बीच डिवाइडेड होगा तो काम अच्छे तरीके से होगा, एफिशिएंसी के साथ होगा, जल्दी भी होगा और क्वालिटी के साथ भी होगा। इसीलिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमें ये कहता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीपल। ठीक है, ताकि हमारी एंटिटी जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। क्लियर? सो आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस प्रिंसिपल के अंदर हेनरी फ्यूल क्या कह रहे हैं कि एवरी पर्सन इन द एंटिटी शुड बी अथॉराइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क। ठीक है, अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स कि आपने एक पर्सन को अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है कोई काम करने की। ठीक है, कि उस पर्सन के पास पावर है कि वो उस वर्क को अच्छे से कर सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। ठीक है, अगर आप उसको पावर नहीं दोगे तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं दिखेगी। और अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, वो अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? अगर वो अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल नहीं है तो वो अपने काम को अच्छे से करेगा ही नहीं। ठीक है, सो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चलिए बैंक वाली एग्जांपल एक कैरी ऑन करते हैं। अगर एक बैंक के अंदर एक ऑफिसर है, ठीक है, वो ऑफिसर का काम क्या है? सेविंग अकाउंट खोलना। ठीक है, सेविंग और करंट अकाउंट, वो जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनके सेविंग और करंट अकाउंट को ओपन करते हैं। अब उस पर्सन के पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो इसको ओपन कर सकता है,
लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने वर्क के लिए, अकाउंटेबल नहीं है अपने वर्क के लिए, तो क्या इट इज़ पॉसिबल कि वो बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे? आंसर इज़ नो। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे जॉब हो, डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन क्या है? एक एथिक्स, एक एथिकल रूल्स जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है एक एंटिटी के अंदर, वो बहुत ही प्रोफेशनलाइज्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन, उनको हो व्हाट इज़ डिसिप्लिन एंड हाउ टू फॉलो इट। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट डिफ़िकल्ट में कुछ खास नहीं है, बस सिंपल है कि किसी भी एंटिटी के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी स्मूथ वर्किंग हो सके। फाइन। फोर्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि वन बॉस फॉलो हिज कमांड्स। ठीक है, कि अगर एक पर्सन है वो दो बॉस की बातें सुन रहा है, मतलब एक बॉस उसको कुछ कह रहा है तो दूसरा बॉस उसको कुछ कह रहा है, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं होगा? ऑब्वियसली वो कंफ्यूज होगा, वो अपना काम कर नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक है। अब एक बॉस उसको कह रहा है कि तुम मुझको ये वाला काम करके दो, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड ना। तो देयर शुड बी वन बॉस, ठीक है, जो कमांड करे, मतलब कमांड एक बॉस के द्वारा ही होनी चाहिए। ठीक है, वन बॉस ही होना चाहिए, ये ज़रूरी। अगर एक से ज़्यादा बॉस कमांड करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। चलिए, फिफ्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि जो होल एंटिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ एक डायरेक्शन के अंदर काम नहीं कर रहे, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, तो वो वर्क जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है इट शुड बी कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन डायरेक्शन जिसकी तरफ पूरी की पूरी एंटिटी मूव कर रही है। सो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का टारगेट है कि उन्होंने अपनी सेल्स को 25% इंक्रीज़ करना है, अपनी सेल्स के अंदर 25% इंक्रीमेंट करना है। तो वो उनका टारगेट है जिसको फॉलो करने के लिए पूरी एंटिटी वर्क कर रही है, जिसको अचीव करने के लिए जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो वो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ओके। सो 6th point is with the subordination of individual interest. This indicates that a company should work toward the interest of the company rather personal interest. ठीक है, एक कंपनी के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई सपोज़ कीजिए कोई मैनेजर है, ठीक है, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट नहीं देख रहा, तो क्या आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी? द आंसर इज नो। सो इसीलिए कंपनी के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। ठीक है, सो मैं आपको इस पर एग्जांपल देती हूँ। अब मान लीजिए कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कंपनी का जो कंपनी की जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, वो कम दिखा रहे हैं। द रीज़न, ताकि उनको मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है वो ज़्यादा मिले। मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्या होती है? एक तरह की सैलरी होती है उनकी, या उनको रेम्युनरेशन मिलती है, ठीक है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है उस अकॉर्डिंग। तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं ताकि जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड कम देना पड़े और उनको रेम्युनरेशन ज़्यादा मिले। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने रेम्युनरेशन के लिए प्रॉफिट्स कम दिखा रहे हैं। ठीक है, सो उसमें क्या है कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट पे नहीं। सो 6 पॉइंट कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ वर्क करना अच्छी बात नहीं है, उससे आपका ही बिजनेस जो है वो खराब जाएगा।
ठीक है जी। चलिए 7th पॉइंट पे आते हैं जी, रेम्युनरेशन पे। अब रेम्युनरेशन में क्या कहते हैं हेनरी फ्यूल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने अच्छे से वर्किंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करें, तो उनको रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना सही टाइम पे, मीन्स टाइमली, ठीक है, एंड सेटिस्फैक्शन, मीन्स उनको इतनी रेम्युनरेशन आप दो कि ही शुड बी सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, अगर उसको टाइमली रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी काम करने की, एंड ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट, ठीक है। सो ये है रेम्युनरेशन का पॉइंट। चलिए, और मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि रेम्युनरेशन शुड बी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ आप उसको मोनेटाइज्ड ही कर रहे हो, नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज़ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि वो द मैनेजमेंट और एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल, ठीक है, कि जो भी पर्सन डिसीजंस ले रहा है कंपनी के अंदर या फिर जो भी पर्सन मैनेजमेंट को रन कर रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। कि सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि द वर्क शुड बी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होनी चाहिए कि एक ही जगह पे टॉप मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजन, मतलब सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे है, टॉप लेवल पे, ठीक है। तो मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो सेंट्रलाइज की एक बंदे के पास या एक फ्यू पीपल के पास ही वो पावर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, 9th पॉइंट वी आर हैविंग स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में फ्यूल क्या कह रहे हैं, फ्यूल इस चीज़ में हाईलाइट कर रहे हैं दैट हायरार्की स्टेप्स शुड बी फ्रॉम टॉप टू लोवेस्ट, दिस इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय know their immediate senior also they should be able to contact, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन होनी चाहिए, ठीक है। चेन क्या है कि टॉप मैनेजमेंट से मिडल लेवल, मिडल लेवल से लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल से जो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है। अब वर्कर्स को पता है कि हमें किसके पास जाना है, अगर कोई क्वेरी है लोवेस्ट लेवल के पास, लोवेस्ट लेवल को पता है कि हमें कोई क्वेरी है तो हमें कहाँ जाना है, मिडल लेवल के पास, तो मिडल लेवल को पता है मैंने कहाँ जाना है, टॉप लेवल। तो ये एक स्केलर चेन है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन नहीं अवेलेबल होगी, हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किसी से पूछना है तो किधर जाना भाई, किसको पूछना है, तो वो वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को अप्रोच कर सके और जूनियर्स अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सके। डन। चलिए 10th पॉइंट इज़ ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या है, दैट अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर, ठीक है। वर्क ऑर्डर जो है वो कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो उसका एटमॉस्फेयर है उस वर्क प्लेस का वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सके, मोटिवेटेडली अपना काम कर सके, ठीक है जी। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, अच्छा उनका वेलबींग होगा तो वो पॉजिटिवली भी काम करेंगे एंड मोटिवेटेडली काम करेंगे, अच्छे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ओके ओके जी। 11th पॉइंट दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है कि एवरी एम्प्लॉय शुड बी इक्वली ट्रीटेड, ठीक है, एवरी एम्प्लॉय शुड बी इक्वली ट्रीटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दोगे देन हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, कि अगर वो अच्छा आपको नहीं दे रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अगर आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। सो एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विद हैविंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको आज काम दे रहे हो, कल आप उसको बोल दो कि हमारे पास तो जी काम ही नहीं है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है,
एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी वर्क करता है अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी है, अगर वो अपने वर्क के साथ सिक्योर है कि हाँ मुझे यही काम करना है। अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वो बेचारा टेंशन में काम करेगा, वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। ओके, 13th पॉइंट की बात करते हैं, इनिशिएटिव। अब जो इनिशिएटिव में क्या है कि मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करे टू टेक इनिशिएटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा और उसकी वर्थ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ को अच्छे अच्छे नए नए इनिशिएटिव्स जो है वो देने चाहिए, मतलब उनको नए नए चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करो। ठीक है, ताकि वो इनिशिएटिव्स लें और उनका काम अच्छा होता जाए दिन ब दिन। ठीक है, 14th point which is the last point, एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। ठीक है, उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखे, उनको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व ज़रूर करें। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम सपोज़ करो एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें से 2 मेंबर्स जो है वो सीनियर मोस्ट हैं। अब कोई भी डिसीजन अगर उनको लेना होता है तो वो क्या करते हैं, बाकी के 2 मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो सीनियर नहीं है लेकिन उनको उनकी राय भी ली जाती है, उनकी एडवाइस भी ली जाती है। तो ऐसे क्या होगा कि जो चारों के चारों मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ ट्रस्ट इश्यूज जो है वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, उनकी आपस की मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनको भी इक्वली मान के इनको भी अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर टॉप मैनेजमेंट अपनी लोअर या मिडल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करेगी डिसीजन मेकिंग में तो उनका काम जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, और ट्रस्ट उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, ट्रस्ट बनेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, सो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट में डाउट है या आपको लग रहा है कि मैंने कोई पॉइंट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, मैं दोबारा से उस पॉइंट को ज़रूर आपको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने कंसेप्ट वाइज जो है अपनी वीडियोस शुरू की है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लास 12th की चैप्टर वाइज भी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, सो सबसे पहले तो बिज़नेस स्टडीज़ को ही कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो एंड आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। बाकी आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियोस, अच्छे कंसेप्ट आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा